चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन डायरेक्टली फ्रॉम स्टडी मटेरियल। कौन सा चैप्टर है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम। एग्रीगेशन ऑफ इनकम हम लोग ने चैप्टर 1 में कर दिया था, इसमें रेफरेंस आएगा एक पैरा, हम लोग वापस देख लेंगे। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये लेक्चर किसके लिए है? ये लेक्चर आपका फास्ट फॉरवर्ड एकदम रिवीजन के लिए है कि आप कहीं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कुछ चीजें मिस तो नहीं कर रहे हो। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसा नहीं हो जाए कि आपने क्लास वगैरह किया है, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो कि स्टडी मटेरियल से कुछ चीजें मिस हो। तो स्टडी मटेरियल सब एक बार फटाफट क्विक गो थ्रू कर लेंगे, जिससे अपने को ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, जो भी स्टडी मटेरियल में जो जैसा दिया है मुझे आता है। उसके लिए अपना ये लेक्चर है। ठीक है, मैं सुबह से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी मेरी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो गई रहेगी, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा। और अपना फोकस क्या होना चाहिए कि अपने को कंसेप्ट्स कवर कर दें। और ये बेसिकली लेक्चर मैंने अपने क्लासेस वालों को कमिट किया था कि आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करने के बाद पूरा स्टडी मटेरियल से सीएस वालों को अलग से, सीए वालों को अलग से आपको करवा देता हूँ। सीए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव इनकम टैक्स क्लास ओनली एट ₹1120 टिल डेट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि मैं फटाफट करा दूंगा, जिससे आपको ये लगे कि हमने कुछ भी मिस आउट नहीं किया है। और आपको नोट्स वगैरह मेरे पता है, टैक्स सेंटर का इंस्टाग्राम चैनल है, जाके अच्छे से आप चेकआउट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने कुछ नोट्स भी अपलोड करके रखे हैं, हैंड रिटन तो पूरा अपलोड करके रखा है। जो प्रिंटेड वाले हैं ऑब्वियस पर्पस है कि वो क्लासेस वालों को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो नहीं किए। छोड़ो, मैं अपना मार्केटिंग वगैरह नहीं करने आया हूँ, मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ बेसिकली। और अगर आप सीरियस कंटेंट कंज्यूमर हो, सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सेल के वीडियोस, टैक्स के वीडियोस और भी बहुत सारी प्लानिंग है जो आपको मिलने वाली है। जीएसटी भी आने वाला है, बहुत कुछ आपको आने वाला है। ऑनलाइन रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, आपके इंस्पिरेशन के लिए कुछ वीडियोस, बहुत कुछ ये चैनल पे है। जस्ट चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एग्रीगेशन ऑफ इनकम को छोड़ो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब समझो। सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तीन टर्म है। पहला लॉस है, फिर कैरी फॉरवर्ड है, फिर सेट ऑफ है। लॉस का मतलब क्या होता है? आपका इनकम आपके खर्चों से कम हो गया। इसका इनडायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके जो खर्चे हैं, आपकी जो कॉस्ट है, वो आपकी इनकम से बढ़ गई, तो आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ये आपको पता है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? याद करो, मैंने आपको एक क्लासेस में एग्जांपल दिया था। आप और आपके फ्रेंड क्लासेस में आए थे, साथ में बैठते थे, एक दिन एक आपको बर्गर खिलाता था, दूसरे दिन आप खिलाते थे, फिर आपको देखो सेट ऑफ किया था, याद है? वो वाला एग्जाम्पल याद रखो, दिमाग में बैठा। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो। समझो कि आपका एक हेड में पीजीबीपी में आपको लॉस है, पीजीबीपी में लॉस है, और आपको कैपिटल गेन में प्रॉफिट है। ठीक है, पीजीबीपी में लॉस है और कैपिटल गेन में प्रॉफिट है। गवर्नमेंट आपके पास आता है कि बोलता है कि भाई पीजीबीपी में लॉस है 10 लाख रुपया और कैपिटल गेन में प्रॉफिट है 15 लाख रुपया। ठीक है, तो 10 लाख लॉस है, 15 लाख प्रॉफिट है। गवर्नमेंट आपके पास आके बोलती है कि 15 लाख जो आपका प्रॉफिट है, इसके ऊपर मेरे को टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। तो आप क्या बोलोगे? पागल है क्या? अभी ये 10 लाख का जो लॉस है उसका तो सेट ऑफ नहीं करेगा क्या? यहाँ पे मेरे को 10 लाख का कोई रिफंड थोड़ी यहाँ पे दे रहा है। ये 10 लाख का लॉस आप इग्नोर करोगे और प्रॉफिट पे टैक्स लोगे, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा जस्टिस है भाई? ये नहीं चलेगा। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके एक प्रिंसिपल होता है, उसके बेसिस पे ये कंसेप्ट आया कि सेट ऑफ करने आपको दिया जाएगा। 15 लाख रुपया प्रॉफिट है, 10 लाख रुपया लॉस है, तो सेट ऑफ कितना हो जाएगा? सेट ऑफ करके 5 लाख रुपए पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आपको मूव ऑन करना है, आपको आगे लेके जाना है। समझो यहाँ पे ही यही केस में लॉस होता है 20 लाख का और 15 लाख का प्रॉफिट होता है। उल्टा था, अभी उल्टा कर दिया। 20 लाख का लॉस है और 15 लाख का प्रॉफिट है, तो 5 लाख का एक्स्ट्रा लॉस है, वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे वाले सालों तक। कितने साल होगा सर? वो हम लोग आगे देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, ठीक है। फिर ये एग्रीगेशन ऑफ इनकम को समझ लेते हैं। इन सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केस होते हैं, सम अमाउंट इज डीम्ड एज इनकम। जैसे वो सब था ना सर, फर्स्ट चैप्टर में कैश क्रेडिट था। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, वो आपने दिखाया नहीं, आपने कुछ खर्चा किया, वो आपने दिखाया नहीं, बाद में असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ लिया, तो वो आपकी इनकम बना देगी और आपके ऊपर 75% से टैक्स लगेगा। वो याद है वो वाले सेक्शन? assessee though they were actually not in the nature of income, actually वो इनकम नहीं, आपने एसेट इन्वेस्ट किया है, आपने खर्चा किया है, वो सब है। These cases are contained in 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D। ये सब कहाँ पे? ये सब सेक्शन में जो चैप्टर 1 में हम लोग ने अच्छे से पढ़ा है, these are discussed in
in detail in chapter 1. The assessing officer may require the assessee to furnish explanation in such cases. Assessing officer क्या बोल सकता है कि मेरे को डिटेल दो. If assessee does not offer, अगर assessee ऑफर नहीं करता डिटेल तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा. कौन सी टैक्स लगेगा? 75% पे लगेगा और वो इनकम को क्या कर देंगे? एग्रीगेट कर देंगे. ये एग्रीगेशन ऑफ इनकम का कंसेप्ट है. बस इतना ही है. अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है. स्पेसिफिक प्रोविजन हैज बीन मेड इन इनकम टैक्स एक्ट फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. ठीक है. इन सिंपल वर्ड सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट करना है आपको. किसका एडजस्टमेंट करना है? लॉस का करना है. किसके सामने करना है? प्रॉफिट के सामने करना है. अगर अगेंस्ट किसके? सोर्स के सामने या हेड के सामने. मतलब समझते क्या होता है. इफ लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम ईयर, अगर लॉस सेम ईयर में नहीं हो पाते सेट ऑफ तो क्या होगा? वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे. द मैक्सिमम पीरियड ऑफ which different losses can be carry forward for set off has been provided in the act. कोई 8 साल के लिए होगा, कोई 4 साल के लिए होगा, कोई अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा. वो आपको दिया हुआ है तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि ये आपका जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ ली है. हम लोग ने बहुत इन डिटेल 4-4, 5-5 बार मल्टीपल रिवीजन कर करके पढ़ी है और ये आपका एक और एक्स्ट्रा रिवीजन है. इंटर सोर्स एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट को और एक चीज बोला जाता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और दूसरा होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट. इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या इंटर सोर्स एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक ही हेड के अंदर एडजस्टमेंट करता है. मतलब क्या? मेरे समझो 2 प्रॉफिट है, 2 पीजीबीपी है, 2 बिजनेस है. एक बिजनेस में लॉस आ रहा है, एक प्रॉफिट आ रहा है, तो एक ही हेड के अंदर 2 बिजनेस है, तो एक का प्रॉफिट एक का लॉस सेट ऑफ हो रहा है. इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा हेड या इंटर सोर्स. इंटर सोर्स को एक और नाम बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. और सेक्शन 71 किसके बारे में डील करता है? सेक्शन 71 डील करता है इंटर हेड एडजस्टमेंट के बारे में. कौन सा एडजस्टमेंट? इंटर हेड एडजस्टमेंट के बारे में. इंटर हेड एडजस्टमेंट आपको ऐसे ध्यान रखो कि इंटर कास्ट मैरिज होता है ना. इंटर कास्ट मैरिज का मतलब क्या होता है? मेरी मैरिज किसी और कास्ट में, मतलब अपनी कास्ट से बाहर किसी और कास्ट से. सेम इंटर हेड का मतलब क्या? अपने हेड को छोड़ के किसी और हेड के साथ एडजस्टमेंट करना, उसको क्या बोलेंगे? इंटर हेड एडजस्टमेंट बोलेंगे. और इंट्रा हेड मतलब क्या? अंदर 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 एडजस्टमेंट करना. इंटर सोर्स या इंट्रा हेड का मतलब क्या? अंडर दिस सेक्शन द लॉसेस इनकर्ड बाय द असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स शैल बी सेट ऑफ इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स अंडर द सेम हेड. मतलब सोर्स अलग अलग होंगे. एक बिजनेस टेक्सटाइल का रहेगा, दूसरा बिजनेस टी का रहेगा, दोनों अलग अलग बिजनेस है पर हेड सेम है. कौन सा हेड है? ये वाला पीजीबीपी हेड. सिंस द इनकम अंडर ईच हेड इज टू बी कंप्यूटेड बाय ग्रुपिंग टुगेदर, वे एक साथ ग्रुप करके हेड में डालते हैं. नेट रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ऑल सोर्सेज कवर्ड बाय दैट हेड. इन सिंपलर टर्म, सिंपल भाषा में, लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स, बोथ सोर्स बीइंग अंडर द सेम हेड. सीधी सी बात याद रखनी, एक हेड के अंदर ही 2 इनकम आप सेट ऑफ कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या इंटर सोर्स एडजस्टमेंट. एग्जांपल दिया हुआ है, लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी. लॉस फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अनदर बिजनेस, जैसे टेक्सटाइल का बिजनेस प्रिंटिंग के बिजनेस के साथ. ठीक है. फिर हम लोग पढ़ते हैं इनपरमिसिबल इंटर सोर्स एडजस्टमेंट. 4 इसके मैंने क्या बोला था आपको? एक्सेप्शन था. एक्सेप्शन 4 तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के साथ होगा. स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन के साथ होगा. फिर थर्ड क्या? ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्सेस का सिर्फ ओनिंग मेंटेनिंग ऑफ हॉर्सेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है. चौथा लॉन्ग टर्म कैपिटल और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है. ठीक है. यही 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं. It must be noted that loss from an exempt source cannot be set off against profit from a taxable source. अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका लॉस हुआ है वो इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो वो सेट ऑफ नहीं हो सकता. किसके साथ? जो दूसरा सोर्स है वो प्रॉफिटेबल सोर्स है. फॉर एग्जांपल, लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म से जो इनकम पार्टनर को मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है. 10(2)A में याद है. वो सेट ऑफ नहीं हो सकता कोई दूसरे बिजनेस की इनकम से. बस इतना ध्यान रखो. फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या? एक हेड का एडजस्टमेंट दूसरे हेड के साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर हेड. इसके केस में क्या 6 एक्सेप्शन थे. पहले में 4 एक्सेप्शन थे, दूसरे में 6 एक्सेप्शन थे. 4 तो सेम थे. स्पेसिफाइड का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड के गेन से, स्पेकुलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव के गेन से, ओनिंग मेंटेनिंग का लॉस सिर्फ ओनिंग मेंटेनिंग के हेड से, और क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से. फिर 2 और पॉइंट थे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से. और 6 पॉइंट क्या था? बिजनेस का लॉस कभी सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता. ये 6 पॉइंट थे. हाँ सर, ये 6 पॉइंट थे. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह कैसे आपको याद रखना है? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला हेड है वो किंग है. किंग किसी और की मदद नहीं ले सकता. किंग किसी और की मदद नहीं ले सकता. मतलब क्या? किंग में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो और कोई भी उसको हेल्प नहीं कर सकता, सेट ऑफ नहीं कर सकता. किंग सबकी हेल्प कर सकता है. मतलब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो और कोई हेड में लॉस है तो वो सेट ऑफ कर सकता है.
फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या है, प्रिंस है। अगर प्रिंस की मदद कौन कर सकता है, या तो प्रिंस खुद की मदद कर सकता है, किंग उसकी मदद कर सकता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, और किसी से नहीं होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस और ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्सेस का लॉस जो है सिर्फ उन्हीं की इनकम से सेट ऑफ होगा। उन्हीं की मतलब स्पेकुलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव गेन, स्पेसिफाइड का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड की गेन, ओनिंग मेंटेनिंग का लॉस सिर्फ ओनिंग मेंटेनिंग की गेन, ठीक है। बट अगर स्पेक्युलेटिव, स्पेसिफाइड या ओनिंग मेंटेनिंग में कोई गेन है, मतलब कोई प्रॉफिट है, तो क्या दूसरे लॉस को सेट ऑफ करने काम आ सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। फिर ये 6 पॉइंट मैंने बोला, वो 6 पॉइंट सेम है, 4 पॉइंट सेम है, 2 एक्स्ट्रा आ गए। फिर इलस्ट्रेशन हम लोग ने बहुत अच्छे से किए हुए, वापस टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है सर। अगर आप मेरी क्लास नहीं ली है आपने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के रखो, मैं पूरी ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस आएगा तो क्या करना है, सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना है। याद है, याद है, याद है, याद है, याद करो। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टेबल हम लोग ने किया था, तो आपको याद आएगा। एक सेकंड, ये वाला टेबल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या करना है, सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना है, फिर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना है, मैक्सिमम 2 लाख, फिर कैरी फॉरवर्ड कर देना है। फिर पीजीबीपी का कैसे करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल, सब कुछ हमारे एक ही चार्ट में इंक्लूडेड था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब अंदर अंदर कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है और इधर लॉस है तो सेटअप कर दो। उसके अलावा कुछ बचा तो इंटर हेड कर लेंगे, पर इंटर हेड मैक्सिमम 2 लाख तक ही होगा। क्यों होगा, क्या होगा, लॉजिक मैंने बहुत अच्छे से क्लास में बताया था, सिर्फ 2 लाख तक ही होगा। The unabsorbed loss will be carried forward to the following assessment year to be set off against income under the head income from house property, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, 8 साल तक होगा। सब कुछ 8 साल तक ही होगा, याद है, सब कुछ 8 साल तक होगा। पर कुछ गए थे 4 में, कुछ गए थे अनलिमिटेड में। बिजनेस से 2 लोग उठ के गए थे। स्पेसिफाइड बिजनेस गया था अनलिमिटेड तक, स्पेकुलेटिव बिजनेस गया था 4 साल तक, और स्पेसिफाइड के नीचे अनलिमिटेड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, स्पेकुलेटिव के नीचे ओनिंग एंड मेंटेनिंग 4 साल तक, ठीक है। बाकी सब 8 साल तक। फिर एग्जाम्पल दिया है, आप एक बार रीड कर लो, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलो पॉज करके आगे पढ़ लो। यहाँ पे एक चीज नोट दिया हुआ है कि अगर आपने कोई समझो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड किया है, तो वो आगे जाके सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही सेटअप होगा और किसी के साथ नहीं होगा। फिर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करना है तो तीन बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला स्पेकुलेटिव कर दो, फिर स्पेसिफाइड कर दो, फिर अदर बिजनेस कर लो। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन से ही होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड गेन से होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड होगा 4 साल तक, स्पेसिफाइड का अनलिमिटेड लाइफ टाइम तक होता है, और पीजीपीपी सबसे पहले इंट्रा हेड, फिर इंटर हेड, फिर कैरी फॉरवर्ड होगा 8 साल तक। Under the Act, the assessee has the right to carry forward the loss from business and profession in case where such loss cannot be set off due to absence or inadequacy of income. ठीक है भाई, the loss so carry forward can be set off against a profit of subsequent. अभी जो loss आगे भेजा है वो आगे profit से हो सकता है, हाँ हो सकता है। Section 72 cover the carry forward and set off of business loss. business loss या profession का loss होगा, उससे उसकी बात की हुई है। एक सेकेंड। The assessee's right to carry forward business loss under this section is however subject to following condition. ये condition के सामने वो कर सकता है। पहला, the loss should have been incurred in a business, profession या vocation, ठीक है। The loss should not be nature of a loss in business of speculation. Speculation का loss अलग से treat होता है, ठीक है। Loss from one business can be carry forward and set off against the income from any other business. भाई पता है, the loss may be carry forward and set off against the income from business or profession, though not necessary against the profit and gain from same business. जरूरी नहीं है वो सेम ही बिजनेस होना चाहिए। पीजीपीपी में से कोई भी हेड में से चलेगा, पर स्पेक्युलेटिव नहीं होना चाहिए, स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए। However, a loss carry forward cannot under any circumstances be set off against the income from any other head other than PGPP. मतलब क्या एक बार यहाँ से लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया आगे साथ, तो आगे जाके वो सिर्फ पीजीपीपी के साथ ही सेटअप होगा, बेसिकली ऐसा बोलना चाहता है। फिर पर्सन हु इनकर्ड द लॉस अलोन इज एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉस। जिस आदमी को लॉस हुआ है वही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। एक एक्सेप्शन है उसका, इनहेरिटेंस।
The loss can be carried forward and set off only against the profits of the assessee who incurred the loss. ठीक है, that is the only person who has incurred the loss is entitled to carry forward and set off the same. Consequently, the successor of business cannot carry forward the losses of predecessor except in case of inheritance. मतलब क्या, जो पुराना बिजनेस चला रहा था, प्रीडिसेसर मतलब क्या, पुराना बिजनेस वाला, सक्सेसर मतलब जो बिजनेस जिसने सक्सेस किया है, जो नया बिजनेस है, ठीक है, नया वाला आदमी है, तो वो नया वाला आदमी पुराने वाले बिजनेस के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, सेट ऑफ नहीं कर सकता। पर एक्सेप्शन उसका क्या है, अगर आपको बिजनेस इनहेरिटेंस से मिला, मतलब आपके बाप दादा का कोई था, वो गुजर गए और उसके बाद आपको बिजनेस मिला है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर मैक्सिमम पीरियड फॉर कैरी फॉरवर्ड कितना है, 8 साल है। एक सेकंड, मैक्सिमम पीरियड 8 साल है, ठीक है। फिर इलस्ट्रेशन 2 अपना हो गया था। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं लॉसेस इन स्पेकुलेशन बिजनेस। सिंपल सी बात है, बार बार मैंने बोल दिया, अभी बार बार नहीं बोलना चाहूंगा। स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब क्या होता है वो समझ लो। स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब ऐसा बिजनेस जहां पे डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है। डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है मतलब क्या होता है सर, आपने कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह में देखा होगा कि वो लोग बोलते हैं कि मैंने 1 किलो गोल्ड खरीदा, 100 यूनिट गोल्ड के खरीदे, फिर 100 यूनिट बेच दिए। एक्चुअल में गोल्ड कहीं आ जा नहीं रहा, सिर्फ ऑनलाइन गोल्ड खरीदे रहे, बेच रहे। तो इसका मतलब क्या, एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे सौदा चल रहा है, उसका बिजनेस है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेकुलेशन बिजनेस बोलेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। सिंस स्पेकुलेशन इज डीम्ड टू बी बिजनेस डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय एसएससी, इसको अलग बिजनेस माना जाता है। द लॉस इनकर्ड ऑन स्पेकुलेशन कैन नीदर सेट ऑफ सेम ईयर अगेंस्ट अदर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस नॉर इट इज कैरी फॉरवर्ड। मतलब सिंपल सी चीज है भाई, यही लिखा है कि अगर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है तो वो सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा और किसी से नहीं होगा। और अगर नहीं हो पाएगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड भी जब होगा तो वो किसके साथ आगे जाके सेट ऑफ होगा, सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की गेन के साथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या, मैक्सिमम पीरियड कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। आपको मेरा टेबल याद है, 3 कॉलम है, 8 साल है, 4 साल है, अनलिमिटेड है, उसमें दो और अनलिमिटेड, इधर बहुत सारे पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है। जिसने किया है उसको पता है, आई एम सॉरी मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, मेरी भी कुछ मजबूरी है, नहीं तो क्या जिससे मैंने वो 1000 रुपीज दिया उनके साथ गलत हो जाएगा। व्हेन अ बिजनेस ऑफ अ कंपनी डीम टू बी कैरिंग ऑन अ स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर बिजनेस ऑफ अ कंपनी डीम टू स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहा है तो क्या, the explanation to this section provides that where any part of the business of a company consists in a purchase sale of shares of other company, such company shall be deemed to be carrying on a speculative business। तो वो क्या मान लिया जाएगा, डीम कर लिया जाएगा कि क्या ये स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगर वो कंपनी कंसिस्ट क्या करिए, परचेस या सेल करिए, दूसरी कंपनी के शेयर परचेस या सेल करिए, तो फिर however दिस डीमिंग प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू फॉलोइंग कंपनीज। ये फॉलोइंग कंपनी के केस में ये डीमिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर कंपनी जिसका जीटीआई मेनली क्या है, उसका इंटरेस्ट इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, मतलब क्या उसका काम ही फिर वही है ना, स्पेकुलेटिव बिजनेस वाला। और दूसरा क्या, कंपनी इज अ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ विच क्या है, बिजनेस इन ट्रेडिंग इन शेयर है, या बिजनेस ऑफ बैंकिंग है, या ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस है। मतलब क्या उसका काम क्या है, या तो वो ट्रेडिंग इन शेयर कर रहा है, बैंकिंग का बिजनेस कर रहा है, या ग्रांटिंग एंड लोन एंड एडवांस कर रहा है, ठीक है। ये स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर घुस के बता रहे कि कौन सा स्पेकुलेटिव हो सकता है, आप एक बार रीड करो और इनफ है। Thus, these companies would be exempted from the operation of this explanation. Accordingly, if these company carrying business of purchase sales share company, they will not be ट्रीटेड एज ए स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर ये वाली कंपनी कौन सी, ट्रेडिंग इन शेयर जो इसका काम है, या बैंकिंग का काम है, या लोन एंड एडवांस देने का काम है। दूसरा, तो अगर उनका मेनली इनकम किसका, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स मतलब पीजीबीपी नहीं है, और ये क्या काम कर रहे हैं, ये सेल परचेस ऑफ कर रहे हैं, तो डीम नहीं किया जाएगा क्या कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं। फिर स्पेसिफाइड बिजनेस का बोलेंगे, अनलिमिटेड लाइफ के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, इसका लॉस सिर्फ इसकी इनकम के साथ ही वो हो सकता है, क्या सेट ऑफ हो सकता है। The loss of an assessee claim deduction under section 35AD in respect of specified business can be set off against the profit of another specified business under section 73A irrespective of the latter is eligible for deduction under section 35AD। ठीक है, मतलब क्या 35AD कोई बिजनेस क्लेम कर रहा है, स्पेसिफाइड बिजनेस है, और उसका कैन सेट ऑफ हो सकता है दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ, एंड और वो फर्क नहीं पड़ता वो
बेनिफिट 35 एडी का डिडक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एन एसएससी कैन देयरफॉर सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ अ हॉस्पिटल और होटल which begin to operate after 1st April 2020। होटल और हॉस्पिटल दोनों अपना 35 एडी में आते हैं and which is eligible for deduction under section 35 एडी against the profit of existing business of operating hotel। बताओ कोई और भी ऐसा बिजनेस है 100 बेड से ज्यादा वाला हॉस्पिटल का या होटल 2 स्टार से ज्यादा वाला, भले ही वो डिडक्शन 35 एडी का नहीं ले रहा, फिर भी हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए, स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए, स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, फिर लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है दोनों 8-8 साल तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों कितना 8 साल के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो प्रिंस है, किंग है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किंग है, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वेयर द लॉस सो कैरी फॉरवर्ड इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस प्रिंस है, प्रिंस की मदद या तो खुद प्रिंस कर सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या फिर किंग कर सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और कोई नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन, नेट लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, कोई दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकते। कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जो बाद में नोट दिया है कि जो 112A वाला सेक्शन आएगा वो भी सेम ही ट्रीट करना है अपने को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको अलग नहीं करना। फिर इलस्ट्रेशंस अपने हो चुके हैं। फिर ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस का जो लॉस है वो सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्सेस के साथ ही सेट ऑफ होगा। मैक्सिमम पीरियड कितना है, 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। फिर सर्टेन टर्म का मतलब बताया कि अमाउंट इनकर्ड बाय द एसएससी इन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस, कैसे इनकम अर्न कर सकते हैं। इन केस ऑफ एसएससी हैज नो इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड एसएससी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग हॉर्सेस। ये एक बार आप रीड कर लो यार, एक बार आप रीड कर लो, एक बार आप रीड कर लो। हाँ 1 मिनट का टाइम तो एक बार रीड करो। तो फिर आगे बढ़े, तो इसमें क्या लिखा है कि टर्म दिए हुए उसका मीनिंग दिया हुआ है, एक बार रीड करके आगे बढ़ना है। इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी, स्टेक मनी बार बार दिया हुआ है, तो स्टेक मनी का मतलब क्या होता है, द ग्रॉस अमाउंट और प्राइस ऑफ मनी रिसीव बाय रेस, जो घोड़ों की रेस पे आप पैसा जीतोगे, और हॉर्स रेस बाय द ओनर, जो ओनर जीतेगा, देयर ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ हॉर्स और हॉर्सेस और एनी वन और मोर ऑफ द हॉर्स विनिंग और बीइंग प्लेस सेकंड और इन लोअर पोजीशन ऑफ हॉर्सेस। जो घोड़ों के जो आप हॉर्स रेस में पैसा जीतोगे उसको क्या बोलेंगे, स्टेक मनी। इन केस एसएससी हैज नो इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी, अगर स्टेक मनी से उसको कुछ पैसा नहीं मिला तो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द हॉर्स रेसेस। अगर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर किया है होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पज ऑफ मेंटेनिंग हॉर्स रेस, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, अगर आपने इनकम फ्रॉम स्टेक मनी को जीता ही नहीं। इन केस एसएससी हैज इनकम बाय वे ऑफ स्टेक मनी, अगर स्टेक मनी से उसने कुछ पैसा जीता है तो द अमाउंट which such income by way of stake money falls short or amount of revenue expenditure incurred by the assessee wholly and exclusively। सिंपल सी चीजें अपने को लॉस देखना है। अगर आपने स्टेक मनी जीता नहीं मतलब क्या पूरा खर्चा जितना किया वो आपका लॉस हो गया। अगर आपने कुछ पैसा जीता तो आपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था वहां पे वो आपने पैसा जीता उससे ज्यादा हो गया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो आपका लॉस हो जाएगा। हॉर्स रेस का मतलब क्या, हॉर्स रेस अपॉन विच वेजरिंग और बैटरिंग में लॉफुली मेड, कानून के तहत वो रेस जिसके ऊपर सट्टा लगा सकते हो, वेजरिंग या बैटिंग कर सकते हो, वो हॉर्स रेस पे। एक बार रीडिंग करना है, इससे ज्यादा भावनाओं में मत आना इसमें।
फिर नेक्स्ट 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 आ जाते हैं सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस की। अगर आपको अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो अपना रिटर्न आपको टाइम पे भरना पड़ेगा। अगर आपको अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो 139(3) लॉस रिटर्न देखा था, पता है, वो लॉस रिटर्न आपको टाइम पे भरना पड़ेगा अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, नहीं तो आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड किया नहीं जानने दिया जाएगा। बट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी आपको कैरी फॉरवर्ड करने देंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं, वही लिखा है सेक्शन 80 में, ठीक है। चलो फिर ये एक बार रीड कर लो। एज पर सेक्शन 80 बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 7, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, स्पेसिफाइड लॉस अंडर कैपिटल गेन लॉस या ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्स लॉस जो विच has not been determined in pursuance of return filing 139(3) का अगर रिटर्न आपने टाइम पे नहीं फाइल किया तो कैन बी, अगर टाइम पे फाइल किया तो ही आपको कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करने देंगे। दस द असेसी मस्ट हैव टू फाइल अ रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139(3) इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ सच लॉस, ठीक है। सच रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड विद इन अ टाइम, वो टाइम के अंदर फाइल करना पड़ेगा, बट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का एकदम फास्ट रिवीजन था, ये सिर्फ सिखाने के लिए नहीं था, ये रिवीजन का पर्पस था। होप सो आपने पहले अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आपको पता चल गया रहेगा कि जो जो स्टडी मटेरियल में है वो सब हम लोग को आता है। चलो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।